अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इतना खर्चा कर दिया, भला इस सूरत के साथ कौन पसंद करने वाला है तुम्हें? मगर यह बात तुम्हारे भाई की समझ में नहीं आती। आए दिन किसी न किसी रिश्ते वाले को लेकर आ जाते हैं। इस पर नित नई फरमाइशें, कमर तख्ता हो गई मेरी अब। खड़ी अपनी रोनी मनहूस सूरत का मातम ना करती रहना। जल्दी सारा किचन समेट कर नीचे आओ, कपड़ों का ढेर रखा है धोने के लिए। आंसू बहती आवाज़ ने उसके समात को झंझोड़ा था। यह आवाज़ दीवार पर आ रही थी। वो अभी चंद रोज़ कबल ही इस नए मकान में शिफ्ट हुआ था और ये आवाज़ जैसे मामूल का हिस्सा थी। जाने क्या मसला था इस औरत के साथ, हर वक्त चीखती चिंघाड़ती ही रहती थी। कभी बच्चों पर बरसती, कभी बर्तनों को ज़ोर ज़ोर से पटकती, मगर उसे लगता उसके ऐताब का ज़्यादातर निशाना यही लड़की बनती थी जिसका नाम मेहरू था। वो गरज बरस के जा चुकी थी और अब मेहरू की दबी दबी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। अहमर कुछ बेचैन सा हुआ, उठा। दिल चाह रहा था उठकर एक बार दीवार पार देखे तो सही, आखिर ऐसी क्या कमी थी इस लड़की में। इसका बड़ी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो देखे कि वो कितनी बदसूरत है, क्योंकि उसका जब भी कोई रिश्ता मुस्तरद होता तो उसकी सूरत को ही मौरूदो इल्ज़ाम ठहराती थी। वो कुर्सी से उठा और फिर रुक गया। नहीं, ये बहुत ही मायूब और गैर इखलाकी हरकत हो जाएगी। दिल को समझाकर बहला लिया, मगर दूसरी जानिब कि बिन बादल बरसात ने उसे हनूज बेचैन किया रखा था। वह किचन समेटकर बर्तन धोने के बाद बाहर निकली तो मखसूस खुशबू का झोंका उसके नथनों से टकराया। इतनी दिलकश और मुअत्तर सी खुशबू ने जैसे उसके अंदर के बोझलपन को ज़ाइल सा कर दिया था। वो कितनी ही देर खड़ी इस खुशबू को अपनी सांसों में उतारती रही। ये किसी मर्दाना परफ्यूम की खुशबू थी। मेहरू ने अक्सर इस खुशबू को दीवार के उस पार महसूस किया था। लगता है ये बंदा परफ्यूम की पूरी बोतल ही खुद पर उंडेल लेता है। वह अक्सर ये बात सोचती और फिर मुस्कुरा देती। खुशबू में बसा ये शख्स खुद न जाने कैसा होगा। यह ख्याल कि वो कैसा होगा खुद ब खुद उसके दिमाग में चुभने लगा। और फिर आज तो भाभी के हाथों ताज़ा बेइज्जती का सदमा ये सोचकर कुछ और भी बढ़ गया था। क्या सारी बातें दीवार पर बैठे इस शख्स ने भी सुनी होंगी? उसकी पलकें एक बार फिर भीग गईं। उसे लग रहा था कभी ये शख्स आकर उसके सामने आया तो वो मारे खुफत के नज़रें नहीं उठा पाएगी। अजीब हल्कापन सा महसूस हो रहा था उसे, जैसे भाभी कुछ भी कह लेती मगर उस शख्स के सामने नहीं। जाने कौन था ये शख्स, जिसे देखा नहीं था, जानती नहीं थी, फिर भी जैसे हवासों पे छा गया था। इसके भाई का खूब चलता हुआ स्टोर था, मगर भाभी की नज़रें उनकी ख़ानदानी ज़मीन पर थीं कि इसको बेचकर बैंक भर लिया जाए। बारहा वो अपने बाप से इस लहजे में बात कर चुका था, मगर करमदीन जवाब, जो अब बूढ़ा हो चुका था, बगैर लाठी के चला नहीं जाता था, समात ऊंचा सुनने के आदी था, मगर इस एक मामले में वह कुछ भी नहीं सुनता था। यूं बाप बेटे की दरमियानी फ़िज़ा कुछ कशीदा थी और मेहरू बाप, भाई और भाभी के दरमियान पिस रही थी। मेहरू, आज मेरे लिए खीर बनाना। वो अब्बा के कमरे में पानी का जग रखने आई तो अब्बा ने नई फरमाइश कर दी थी। मेहरू लब कुचलते हुए अब्बा को देखने लगी। कभी मीठा कभी चटपटा लगता था। अब्बा को अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं थी। आराम से आंखें मूंदे लेटे थे। अंदर ही अंदर जज्बुज होते वो कमरे में बिखरी चीज़ें समेटने लगी। तभी अब्बा की आवाज़ एक बार मेहरू की समात से टकराई, जिसने उसे भौंचका कर दिया था। बाहर धूप निकली है तो मुझे छत पर ले चलो। उसने हाथ रोककर हैरत से अब्बा को देखा और अगले ही पल जैसे रूहान सी हो गई। अब्बा, मैं अकेले आपको कैसे छत पर ले जा सकती हूँ? मगर करमदीन की ज़िद के आगे उसकी एक नहीं चली थी। वो अब्बा को सहारा देकर सीढ़ियों तक लाई। बस, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ, खुद चढ़ सकता हूँ, तुम बस मेरे पीछे चलो। अब यह नई पाबंदी थी। अब्बा को कोई किसी बात के लिए रजामंद नहीं कर सकता था। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे और दूसरों को भी इसी पर चलाते थे। भाभी बाहर नल पर बच्चों को नहलाती कुन अखियों से दोनों बाप बेटी को देख रही थी। नखरील बुड्ढा सारी जायदाद ऊपर सांप बनकर बैठा है। कब्र में तो लेकर नहीं जाएगा कुलसुम, तू ही सब्र कर ले। बड़बड़ाते हुए आखिर में जैसे खुद को दिलासा दिया था, शहर में खूब बड़ा सा घर लूँगी, बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ेंगे, नौकर चाकर वाह मेरे क्या ठाठ होंगे, बड़ी बेगम साहिबा बनकर घूमूंगी। उसकी सोचों को धक्का मेहरू की दिलदोज़ चीखों ने लगा दिया था। अब्बा ने पाँव अगली सीढ़ी पर रखा ही
ही था कि पाँव रपट गया। मेहरू ने बमुश्किल उन्हें थाम रखा था, लेकिन बगैर किसी सहारे के वो उनका तवाज़ुन बहाल नहीं कर सकती थी। अच्छा है यहीं से गिरकर मर खप जाएं। बड़बड़ाते हुए वो दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मेहरू की चीखें बढ़ती जा रही थी, कोई मेरे अब्बा को बचाए, उसने चीखते हुए पुकारा था। दीवार पार से अहमद ने एक ही जिस्त में छलांग लगाई और भागकर उसके साथ अब्बा को सहारा देकर ऊपर लाया। अब्बा के चेहरे पर खजालत थी और मेहरू के हवास अभी तक बहाल नहीं हुए थे। उसे कुलसूम भाभी से भी नफरत महसूस हुई। कैसी औरत थी ये, गिरते मरते हुए को बचाने की खातिर भी आगे नहीं बढ़ी थी। अहमद कुछ देर अब्बा के पास बैठकर चला गया। वो ढंग से उसका शुक्रिया भी अदा न कर पाई थी, लेकिन रात देर तक उस शख्स के मुतल्लिक सोचा था। वो वैसा ही था जैसे किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता है। पुरकशिश, बावकार, खुश लिबास। आज बिलाकर उसने मेहरू को देख लिया था और अभी तक वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या थी वो, कोई सहारा या जादूगरनी। किताबी चेहरे के कदोकाल ऐसे दिलनशीन जैसे किसी मुजस्समा सास ने सदियों की रियासत से उन्हें संवारा हो। गहरी सांवली रंगत और उस पर बड़ी बड़ी रोशन आंखें उसने आज से कबल कभी नहीं देखी थी। हाँ, एक कमी थी, उसके चेहरे पर फुलबहरी के दाग थे जिसने उसके हुस्न को गहना दिया था, लेकिन उसे इन दागों से क्या सरोकार। वो तो उसकी आंखों का असीर हुआ था जिसने नींद और दिल का करार लूट लिया था। उसका दिल चाह रहा था वो उसके अब्बा से मिलने जाए, लेकिन उसकी भाभी की तेज़ धार नज़रें उसे मेहरू पे बातें बनाने का मौका मिल जाता, और उस लड़की की रुसवाई तो उसे किसी तौर गवारा नहीं थी। तो फिर अब क्या करे, घर में कोई बड़ा भी नहीं था। वो माँ बाप की इकलौती औलाद था और वो तो कब के राहे अदम सुधार चुके थे। एक चाची थी जो एक दूसरे शहर में रहती थी, पर उन्हें कहना तो फजूल ही था। वो तो बनता काम भी बिगाड़ देती और अपना रिश्ता खुद लेकर जाना कितना मायूब लगता। बाहर दरवाजे की घंटी बजी थी जिसने सोचों का अर्तकास तोड़ दिया। मेहरू दरवाजे की घंटी पर उंगली रखकर दुपट्टे से चेहरा साफ करती बार बार पीछे गली में झांक रही थी। घबराहट इस कदर थी कि सख्त सर्दी में भी ठंडे पसीने आ रहे थे। अब्बा ने आज नया हुक्म सुना दिया था, मेहरू जो लड़का उस रोज़ छत पर आया था उसे बुला कर लाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। और अब वो घंटी पर उंगली रख के आवाज़ भागता सी खड़ी थी। अहमद ने दरवाज़ा खोला और उसे सामने देख कर हैरान रह गया। वो अब्बा आपसे मिलना चाहते हैं, यह कहकर वो सरपट वापस भागी। अहमद जहरीला मुस्कुराते हुए तैयार होने लगा। वो घर आया तो अब्बा ने मेहरू की दौड़े लगवा दी। कभी चाय मंगवाई, कभी स्नैक्स, फिर यह कम लगा तो उबले हुए अंडे और नगट्स तलने को कह दिया। अब्बा यूँ किसी की खातिर तो कभी नहीं करते थे। शुरू के चंद सवालात के बाद मेहरू के अब्बा ने जो बात उसे कही वो बहुत अजीब थी। वो इसके दोनों हाथ थामते हुए बड़े इल्तिजा अमेज़ अंदाज में कह रहे थे, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा। दरवाजे के उस पार खड़ी मेहरू ने यह बात खुद सुनी और जी भरकर शर्मिंदा हुई। फिर अब्बा और उसके दरमियान जाने क्या तय हुआ। हर एक के लाख समझाने और भाई के मना करने के बावजूद अब्बा ने 10 दिन के अंदर अंदर उसका निकाह कर दिया। उसके दिल में अहमद का मुकाम कुछ बदल सा गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यह शख्स जायदाद की खातिर उससे शादी कर लेगा। दिल ने जो खुशगुमानियों का महल तामीर किया था वो भूसे का ढेर साबित हुआ, और इस ढेर को आज जैसे किसी ने आग लगा दी थी। उसकी रुखसती के 2 रोज़ बाद अब्बा चल बसे। उसे अहमद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका ही नहीं मिल सका था। वो कुछ रोज़ सदमे में रही, फिर संभल गई। अहमद ने उसका हर तरह से ख्याल रखा था, उस पर अपनी मोहब्बत, दौलत, ख्वाब सब निछावर कर दिए थे, मगर वो थी कि ना शराब होती थी ना आसूदा। अहमद की असलियत न जानती थी तो ख़ुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वुर करती, मगर अब दिल नहीं मानता था उसकी मोहब्बत को, जज्बे लुटाती नज़रों को, हसीन ख्वाबों को, राह गुज़र को। ख़ुद को आईने में देखती तो यह एहसास मज़ीद कचुक्के लगाने लगता कि वह अहमद के काबिल नहीं थी। उसके अब्बा ने सारी जायदाद के अवज़ उसको अहमद पर मुसल्लत किया है, और अहमद वो उसका गुरेज और मुताद सा अंदाज़ देखता तो हैरान रह जाता कि क्या चीज़ है जो दोनों के माबैन दीवार बनकर खड़ी है। वो रोज़ एक ईंट हटाता है और अगली सुबह वो ईंट फिर से जुड़ जाती है। मेहरू, क्या तुम मेरे साथ खुश हो? दोनों हाथ उसकी पुश्त पर रखे वो बाल बनाती मेहरू से पूछ रहा था। जी, उसने मुख्तसरन कहा। मुझे क्यों नहीं लगता? उसने बात को तूल देना चाहा। पता नहीं, वो मासूम बन गई। क्या तुम मुझसे कब किसी बात पर नाराज़ हो, या फिर मेरी तरफ से दिल में कोई बदगुमानी है तो मुझसे कहो। मैंने उसका हौसला बढ़ाया। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा बताओ, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मुश्किल सवाल आया। अच्छे
اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح جواب دیا، بس اچھے۔ اس نے منہ بسورا جی۔ وہ سعادت مندی سے بولی، اچھا آج کیا کھاؤ گی؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جو آپ کو پسند ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ یہ کی ہے نا اچھی بیویوں والی بات۔ اس نے پھر بھی سراہا۔ وہ خاموش رہی، لیکن ہار اسے بھی منظور نہیں تھی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ جی۔ کیا کچھ بنا لیتی ہو؟ سب کچھ۔ یہ انٹرویو مجھے پسند نہیں آ رہا، اب کچھ مجھ سے بھی پوچھو نا۔ اس نے بڑے لاڈ سے فرمائش کی۔ کیا پوچھوں؟ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی کہ اس سمندر جیسی آنکھوں میں کب ڈوبا تھا، اور دیکھو ابھی تک مجھے تیراکی نہیں آئی۔ وہ کہہ کر خود ہی ہنسا، پھر اپنی والہانہ محبت بھری نظریں اس پہ جما دیں۔ وہ جی بھر کر جز بز ہوئی اور سوچا، اس سے تو اچھا تھا یہ بولتا ہی رہے۔ بہت دن ہوئے دیوار پار سے بھابھی کی مخصوص آوازیں نہیں آ رہی تھیں۔ مہرو نے دیوار کے ساتھ 8-10 اینٹیں جوڑ کر رکھیں اور پھر ان پر چڑھ کر منڈیر کر اس پر جھانکا۔ دونوں بچے چرپائی پہ سہم میں بیٹھے تھے اور کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بھائی کا چہرہ نمودار ہوا۔ ان کی نظر مہرو پر پڑی تو اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ مہرو کے دل پہ جیسے گھونسا سا پڑا تھا۔ وہ اینٹوں سے نیچے اتر آئی، دل جیسے کسی نادیدہ بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ حلق میں پھندا سا لگا اور آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر روتی رہی۔ احمد نے اس کی سرخ آنکھوں کا سبب پوچھا تو ٹال گئی۔ کیا بھائی اس سے ناراض ہے؟ یہ خیال ہی کس قدر جان لیوا تھا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا، بس ایک رشتہ، اگر وہ بھی خفا ہو جاتا تو، اور وہ بھائی کے بچوں کے بغیر کیسے رہے گی؟ پھر ایک روز بھابھی آئیں اس کے پاس، سوجی ہوئی آنکھیں، ملجگا حلیہ۔ بھابھی نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرو پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ ابا نے ساری جائیداد احمر کے نام کر دی ہے اور تمہارے بھائی نے اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہراتے ہوئے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، التجا کر رہی تھی، اور مہرو کا دل جیسے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ میں احمر سے کیسے بات کروں؟ اور اتنی بڑی جائیداد سے وہ کیوں دستبردار ہوگا؟ اور اگر جائیداد کے ساتھ اس نے مجھے بھی چھوڑ دیا تو میں بھلا اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ سوچ سوچ کر وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ مہرو کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ۔ احمر نے اسے دوسری بار ٹوکا تھا۔ میں کھا چکی ہوں۔ اس نے بے دلی سے پلیٹ پیچھے سرکائی۔ تم پریشان ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ پہچانتا تھا۔ ہاں۔ کچھ سوچ کر اس نے ہسپات میں سر ہلا دیا۔ احمر کی استفہامیہ نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ اس کے مزید بولنے کا منتظر تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ ساری جائیداد میرے بھائی کے نام کر دیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتماد سے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا دیا۔ ابا کا ذہنی توازن آخری دنوں میں ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے آپ سے ایسی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا۔ وہ بے بسی محسوس کرنے لگی۔ پہلی بات تو یہ ہے، آخر احمد نے ہی اس کی مشکل آسان کرنے کا سوچا۔ میں نے جائیداد کی خاطر تم سے شادی نہیں کی تھی۔ تمہارے فادر نے مجھے ایک آفر کی تھی جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا اور پھر اپنا مدعا پیش کیا تھا۔ وہ ساری جائیداد میرے نہیں تمہارے نام ہے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے بھائی کا حصہ ان کے نام کر دو، لیکن بس تمہاری بھابھی کو تھوڑا سبق دینا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارے رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ تھی۔ مجھے بھی آ کر تمہارے خلاف ورگلایا تھا کہ میں تم سے شادی نہ کروں، لیکن چونکہ یہ دیوار پار کا معاملہ تھا تو مجھے سارے حالات کی خبر تھی۔ وہ مزے سے بتا رہا تھا اور وہ بنا پلکے جھپکے سارے انکشافات سن رہی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ تم مجھے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ میں؟ ایسا لگا جیسے اس کے گرد گلاب بکھر گئے ہوں۔ آج پہلی بار وہ جیسے دل سے مسکرائی تھی۔ کسی نے اس کو بھی اس کی ذات کا اعتماد دیا تھا۔ ہاں تم، صرف تم۔ احمر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آج اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ محبت کی خوشبو نے اس کے گرد حصار بنا دیا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی دیوار کے اس پار اگر احمر نہ ہوتا تو اس کی زندگی کیا ہوتی۔ اللہ حافظ۔